नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। खासतौर पर बंगाली मुसलमानों के साथ जो खेल हो रहा है आसाम में और पूर्वोत्तर में, उसको लेकर अब भारत सरकार के ऊपर सीधे सवाल उठा रहा है यूनाइटेड नेशंस। यह मामला इंटरनेशनल तो बनी चुका है। मैं आपको पहले ही कई बार बता चुका हूं कि दुनिया के कई मंचों पर यह सवाल उठ चुके हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है। यह तो अब सारी दुनिया में लगातार बात हो ही रही है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस की एक समिति है CERD, जो नस्ली भेदभाव होते हैं, धर्म और जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर भेदभाव होते हैं, उन पर निगाह रखती है। उसने असम के अंदर, हिमंता बिस्वा शर्मा वाले असम के अंदर जो बंगाली बोलने वाले मुसलमान हैं, उनके खिलाफ जो लगातार नस्लीय भेदभाव की सांप्रदायिक बातें हो रही हैं और खास तौर पे NRC के दौरान उनको बाहर निकालने, यानी NRC के लिस्ट से उनका नाम गायब करने, उनको जबरदस्ती बेदखल करने, उनके खिलाफ नफरती भाषण देने, हेट स्पीच देने और जो हमारी एजेंसीज हैं उन एजेंसियों द्वारा उनको परेशान करने का जो मामला है, इस पर CERD ने पहले भी भारत सरकार से सवाल पूछा था। 19 जनवरी 2026 को दोबारा यह सवाल पूछा गया और कहा गया कि 12 मई 2025 को आपको जो लेटर भेजा गया था, उसका जवाब जो आपकी सरकार ने दिया है उससे हम सेटिस्फाई नहीं है। अब यह नया लेटर भेजा गया है और मांगा गया है इनसे रिपोर्ट कि आप रिपोर्ट दीजिए कि आसाम के अंदर मुसलमानों के साथ जो लगातार भेदभाव हो रहा है वो क्यों हो रहा है। देखिए, आसाम एक क्लासिक केस बन गया है कि किस तरह से मुसलमानों से उनका मताधिकार छीना जा रहा है, वोटिंग राइट छीना जा रहा है। SIR के जरिए, NRC के जरिए उनका नाम हटाया जा रहा है और किस तरह से पूरा का पूरा ऐसा एक ढांचा बनाया गया है जिससे मुस्लिम वोटों का मतलब ही खत्म हो जाए। जो मुस्लिम बहुल सीटें थीं उनको हिंदू बहुल सीटों में बदल दिया गया, थोड़ा इधर से काट दिया गया, थोड़ा इधर से काट दिया गया, कई सीटें गायब कर दी गई, कई सीटें नए तरीके से बना दी गई और यह सारा कुछ ऐसे किया गया कि असम के अंदर मुस्लिम बहुल सीटें ना रह जाए। अब इस पर सीधे सीधे जो सवाल पूछा है वो यूनाइटेड नेशन की एजेंसी ने पूछा है। और आप ये जानिए कि ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड नेशन की एजेंसी भारत सरकार को कोई सजा दे सकती है, लेकिन यहां अगर प्रस्ताव पास होता है, इसकी रिपोर्ट में अगर चीजें आती हैं, तो सारी दुनिया में उंगलियां उठेंगी और आपकी और ज्यादा बेइज्जती होगी उन सब वजहों से जो हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी सरकार ने पैदा किया है। और देखिए, भेदभाव हो रहा है, खेल हो रहा है, ये तो कितनी तरीके से आपको बताया जाए। कल की घटना बताता हूं कि गणतंत्र दिवस के पहले, 26 जनवरी के पहले, कोई आतंकी कार्रवाई करने के चक्कर में लगे हुए ISI समर्थित, यानी पाकिस्तान के समर्थन वाले आतंकवादी नेटवर्क को गिरफ्तार किया गया है। यानी ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो पाकिस्तान की मदद लेकर 26 जनवरी को भारत में कुछ गड़बड़ी करना चाहते थे। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, इसके लिए पुलिस को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुक्रिया। उनके पास से RDX मिला, पिस्तौलें मिली, सब कुछ हुआ। ये सब बड़ी अच्छी बात है। जो भी भारत के अंदर किसी तरह की गड़बड़ी पैदा करना चाहे, वो गड़बड़ी करने से पहले गिरफ्तार हो जाए तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये होता है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और हमारी पुलिस ने शानदार काम किया और ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो 26 जनवरी को, जो हमारा गणतंत्र दिवस है, हमारा राष्ट्रीय पर्व है, उस पर्व को दाग लगा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहां तक तो सब अच्छी बात है, सुनने में भी अच्छा लगता है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है। अब आप स्क्रीन पर देखिए तस्वीर। ABP न्यूज ने यह तस्वीर लगाई है। तस्वीर में आप देख चुके हैं, तस्वीर तो बताने की जरूरत नहीं है कि तस्वीर देखकर और इसका प्रेजेंटेशन देखकर आपको लगेगा कि 4 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया होगा जो पाकिस्तान की सहायता लेकर भारत में 26 जनवरी पर दाग लगाना चाहते थे। लेकिन पुलिस ने जो इनका नाम बताया है, DGP पंजाब गौरव यादव जी ने नाम बताया है कि जो गिरफ्तार किए गए हैं उनकी पहचान है दिलजोत सिंह, हरमन सिंह उर्फ हैरी उर्फ हर्री, अजय उर्फ मेहरा और अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श कंट्रोला है। जाहिर है इनमें से कोई मुसलमान नहीं है, लेकिन तस्वीर ऐसी ही पेश की जाएगी। अगर कोई मुसलमान होता तो नाम लिखा गया होता, 4 आतंकी नहीं लिखा गया होता, सलीम, फलाना, ढिमकाना, सबका नाम लेके लिखा गया होता ताकि सारा भारत जाने कि मुसलमान आतंकवादी है। लेकिन चूंकि मुसलमान नहीं है तो 4 आतंकवादी कह के निपटा दिया गया और तस्वीर ऐसी लगा दी गई जिससे अंदाजा यह हो कि वो मुसलमान है। और यह खेल नया नहीं है। कोई रेप हो जाए, चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, हत्या हो जाए, कुछ भी हो जाए,
अगर कोई मुसलमान नाम है तो उसको ऐसा उछाला जाता है कि पूछिए मत। और ये क्यों उछाला जाता है? इसलिए ताकि देश के अंदर उनको बदनाम किया जा सके, ताकि देश के अंदर जो एक माहौल बनाया गया है वो माहौल और आगे बढ़ाया जा सके। अभी आप देखिए, अभी मुक्तेश्वरानंद जी का सारा बवाल चल रहा है। जब उनको तुलना करनी थी योगी आदित्यनाथ की, वो तुलना कर रहे थे, तो नाम किसका लेते हैं? हुमायूं का बेटा अकबर और उसके बाद औरंगजेब। चलिए औरंगजेब को छोड़ दीजिए, अकबर ने क्या कभी कहीं कोई मंदिर तोड़ा था? अकबर ने क्या कोई बड़ी मस्जिद बनवाई थी? अकबर क्या धर्मांतरण में शामिल थे? कोई भी इतिहासकार, छोड़ दीजिए लेफ्ट विंग और बाकी इतिहासकारों को, कोई संघी इतिहासकार ही यह साबित कर दे? नहीं, कोई नहीं करता। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने अकबर को भारत के सबसे महान शासकों में से एक कहा है। अकबर ने दीन इलाही शुरू किया था, धर्म, जिससे जो मुस्लिम कट्टरपंथी थे वो नाराज थे। लेकिन आप अपनी पॉलिटिक्स के लिए, आपका जो झगड़ा चल रहा है योगी आदित्यनाथ से, उसके लिए आप लाकर अकबर का नाम जब आप ले लेते हैं तो आप संतुष्ट हो जाते हैं। अगर मंदिर तोड़ने की ही बात करनी थी तो आप कश्मीर के राजा हर्ष की बात कर लेते, जिसके बारे में तो कल्हड़ ने राज तरंगिणी में साफ साफ लिखा है, और क्या क्या लिखा है। लेकिन नहीं, जब कोई क्रूर शासक बताना होगा तो आप सिर्फ मुस्लिम शासक लेकर आएंगे। यह पूरा एक माहौल बनाया गया है, और वो माहौल एक लेवल पर नहीं, तमाम लेवल पर दिखता है। जैसे आपके सामने खबर चलाई जाए कि एक बंदा गिरफ्तार हुआ है जिसने जगन्नाथ मंदिर को उड़ाने के लिए धमकी दी। जितने न्यूज चलते हैं, जितने चैनलों ने माहौल बनाया है, उसके चलते आपके दिमाग में एक मुसलमान आदमी की तस्वीर आएगी जिसने जगन्नाथ मंदिर को उड़ाने की बात की है, क्योंकि मंदिर को कोई हिंदू क्यों उड़ाएगा। लेकिन जब पकड़ा जाता है बंदा तो पता क्या चलता है? पता यह चलता है कि इनका नाम तो प्रतीक मिश्रा है, और ये मोहब्बत के मारे हैं। किसी महिला को इन्होंने प्रेम प्रस्ताव दिया, उस महिला ने इनको इनकार कर दिया कि भाई नहीं, तुम मुझे पसंद नहीं हो। उस महिला के नाम से बना अकाउंट हैक किया, और उस अकाउंट से एक धमकी भेजी कि जगन्नाथ मंदिर हम उड़ा देंगे। यानी जिस महिला ने इनको ना कर दिया था उसको गिरफ्तार करने का मामला था, कि उसको किस तरह से गिरफ्तार करवा दिया जाए। फंस के खुद गए। मुझे याद आया, ट्विटर पर एक बार मैंने लिखा था कि जिनके पास ना सुनने की हिम्मत नहीं है, उनमें हां सुनने की लियाकत नहीं है। अगर आप ना को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप इस लायक हैं ही नहीं कि आपको कोई हां करे। और अनुराग बासु को काफी पसंद आई थी वो लाइन, उसको किसी फिल्म में उन्होंने इस्तेमाल किया था। ये तो खैर अलग मामला हो गया। लेकिन इस तरह के कितने केस हम देख चुके हैं कि मुसलमान नाम से धमकी दी जाती है और पता चलता है किसी हिंदू ने दी थी। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि देश का माहौल ऐसा बना है कि मुसलमान के नाम से कुछ भी कर लो, कैसे भी बदनाम कर लो। और जब यह माहौल बना है तो इसका पूरा फायदा उठाया जा रहा है। मैं सिर्फ बंगाली मुसलमानों के साथ जो हो रहा है उस पर आपको 4-5 घटनाएं बता देता हूं। सब पर बात मैं पहले कर चुका हूं। दिसंबर 2025 में ओडिशा के संबलपुर में 20 साल के जुएल राणा को भीड़ ने बांग्लादेशी कहकर लाठी डंडों से पीटा और मार डाला। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। क्या हुआ पता नहीं उसके आगे। नवंबर 2025 में ओडिशा के नयागढ़ के ओडा गांव में साहिब शेख और उसके साथियों को पुलिस ने बांग्लादेशी कहकर पीटा। पुलिस ने और 24 घंटे के अंदर इलाका छोड़ने का अल्टीमेटम दिया। उनके मोबाइल और दस्तावेज भी जब्त कर लिए गए। अभी कुछ हफ्ते पहले खबर आई थी कि पश्चिम बंगाल की सोनाली खातून थी, उनके 8 साल के बेटे के साथ उनको जबरदस्ती बांग्लादेश भेज दिया। लेकिन बांग्लादेश सरकार ने कहा ये तो हमारे नागरिक हैं ही नहीं। अब 25 साल की जो खातून थी वो 5 महीने से भटक रही थी, क्योंकि ना वो बांग्लादेशी थी और ना हिंदुस्तानी। हिंदुस्तान से तो उनको निकाल दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आया तब खातून को दोबारा इंडिया लाया गया। मई 2025 की बात करें तो असम के मोरीगांव जिले में 67 ईयर्स की 67 साल के उफा अली को गिरफ्तार किया जाता है और 13 और लोगों के साथ बीएसएफ ने उनको बंदूक की नोक पर भारत बांग्लादेश की सीमा के उस तरफ यानी बांग्लादेश में ढकेल दिया। वे 4 दिन तक नो मैंस लैंड में रहे। 2 देश की सीमा में एक नो मैंस लैंड होता है जो किसी का नहीं होता है, तो नो मैंस लैंड में रहे, जहां बीएसएफ ने वहां भी रबर बुलेट चलाई कि वापस नहीं आ पाए, और बांग्लादेशी गार्ड्स ने इनको स्वीकार नहीं किया क्योंकि ये बांग्लादेशी थे नहीं। अंत में मेघालय के रास्ते वो भारत लौटे। उफा भारतीय नागरिक थे, उनके पास सारा दस्तावेज था, लेकिन एनआरसी के प्रोसेस में जो फंसाया गया था उसके चलते उनको परेशान किया गया। एक घटना और आपको बता दूं,
ये कोलकाता के रेलवे स्टेशन की है। वहां पे कोई बिहारी या यूपी के या एमपी के मतलब हिंदी भाषी इलाके का कोई लड़का था जो दुकान पर चाय वाय बेचने का काम करता था। उसने एक बंगाली महिला को, बंगाल के अंदर कलकत्ता में बंगाली महिला को बांग्लादेशी कहा। अब बंगाली महिला आपे से बाहर हो गई, जबरदस्त उसको डांटा, गालियां दी। आप हिम्मत देखिए कि यूपी, बिहार, एमपी या किसी और स्टेट से आप जाते हैं बंगाल में नौकरी करने के लिए और बंगालियों को बांग्लादेशी कहते हैं। और कल अगर मान लीजिए कि किसी बंगाली को आप कहिए वो थोड़े बिगड़े दिमाग का हो और आपको पटक के सड़क पर मारने लगे, तब तो आप विक्टिम कार्ड खेलने लगेंगे कि बिहारियों को मारा जा रहा है, यूपी वालों को मारा जा रहा है, एमपी वालों को मारा जा रहा है। आपको विदेश में सम्मान चाहिए और अपने ही देश में, अपने देश में छोड़िए, बंगालियों के प्रदेश में जहां पे बंगाली ही रहते हैं, जो बंगालियों का प्रदेश है पश्चिम बंगाल, वहां जाके बांग्ला बोलने वालों को आप कह रहे हैं कि बांग्लादेशी है। ये पागलपन जो देश में भरा गया है, अभी तो यूएन का लेटर आया है, आगे आगे देखते जाइए कि किस जगह कितनी कितनी और बेइज्जती होती है। हमारा काम है सच कहते रहना, हमारा काम है वो वाला सच कहना जो कहने में लोगों की जबान कांप जाती है। हमारा काम है नफरत के इस माहौल में सच और मोहब्बत और हक बात का दीपक जलाए रखना। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, आप हमारे साथ आइए, हमारे वीडियोस को देखिए। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हमारी ताकत बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको एक QR कोड दिख रहा होगा, उसको स्कैन कीजिए और हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। हर मेंबर हमारी फैमिली का हिस्सा होता है और हमारी बहुत बड़ी ताकत। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।